कि इसी में वो 1 लाख करोड़ की बात किए थे, जो मुझे तो उस दिन भी बड़ा आश्चर्य हुआ था कि यहाँ के पूर्व वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार बिहार सरकार को देगा, मदद करेगा। वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए था और उसमें उतना पैसा राज्य सरकार को भी लगाना है। चाहे अनचाहे नाइंसाफ़ी होती है, उसके कई तरीके से ये हम लोग इसको झेलते। हम सरकार अर्जित करती है अपने संसाधनों से, अब उस पैसे को भी आप केंद्र सरकार के फॉर्मेट में डाल दीजिए, उसमें डाल दीजिए और वो स्कीम उस पैसे से लागू होगा तो केंद्र सरकार वाहवाही लेगी, जो भाई ये हमारा स्कीम है, हम राज्यों को मदद कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर आज जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि चाहे अनचाहे ही सही, केंद्र सरकार जो है वो बिहार के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। नाइंसाफ़ी इस मायने में हो रही है कि केंद्र सरकार जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम चलाती है, जो कि मौजूदा वक्त में बिहार में 100 से ज़्यादा सेंट्रल स्कीम जो है वो चल रही है। सेंट्रल स्कीम केंद्र सरकार बनाती है, उसका इम्प्लीमेंट जो है वो केंद्र सरकार ही करती है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो उसमें हिस्सेदारी जो है वो राज्यों की भी हो जाती है, जबकि इस स्कीम को बनाने से पहले राज्यों से पूछा तक नहीं जाता, सलाह तक नहीं ली जाती। और ऐसे में हम जो अपनी आमदनी करते हैं, बिहार की राज्य की जो साल 2022 और 23 में आमदनी है खुद के संसाधनों से, उन आमदनी को इन सेंट्रल स्कीमों पर लगाना पड़ता है। इससे वित्तीय दबाव जो है वो राज्य पर पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी बता रहे हैं किस तरीके से उस वक्त का, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि बिहार को 1 लाख करोड़ रुपया देंगे, वो देंगे और कैसे दिया गया इसका भी जिक्र जो है वो विजय चौधरी जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले उनका पूरा बयान अब सुन लीजिए। केंद्र सरकार के द्वारा जो अपेक्षित मदद होती है वो हमें नहीं मिलती और उसके कई आयाम हैं, कई मतलब उसके तरीके हैं जिस हिसाब से हमारे साथ चाहे अनचाहे नाइंसाफ़ी होती है, उसके कई तरीके से ये हम लोग इसको झेलते हैं। जो एक बता दें कि बाकी चीज़ें तो जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमें मिलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है, उसमें सब जानते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था होती है कि जो 42% का है वो भी फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे होता है और उस 42% जो सेंट्रल टैक्सेस का कलेक्शन होता है, जो राज्यों के बीच बंटवारा होता है, वो तो संवैधानिक अधिकार है। बाकी असल केंद्र के द्वारा जो मदद मिलनी चाहिए, अब उसका एक तो तरीका जरा सोच लीजिए। जो उनको सीधे देना चाहिए, जो चाहे फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, उसको छोड़ के वो हमें सीधा कोई ग्रांट अनुदान नहीं देते। उसके लिए एक हथियार है रादर उसके पास, हम लोग मानते हैं, वो है केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। उसकी कहानी सुनिएगा तो आप लोग को भी आश्चर्य होगा कि ये स्कीम जहाँ भी नाम सुनिएगा कि ये स्कीम बनाती केंद्र सरकार है, इसका नामाकरण केंद्र सरकार करती है, इसका फॉर्मेटिंग केंद्र सरकार करती है, इसके इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसीजर तय केंद्र सरकार करती है, लेकिन इसके फंडिंग पैटर्न में वहीं से फिक्स कर देंगे कि इसमें हम इतना ही पैसा देंगे, शेष पैसा आप अपना दीजिएगा तभी इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ, सोचिए
कि ये इनडायरेक्ट वे में राज्य को वित्तीय दबाव में डालने की स्थिति है। आप फाइनेंशियल स्ट्रेस डाल रहे हैं। आपको जितने ही मदद करनी है सीधा कीजिए। आप सब लोग वाकिफ हैं कि 3 तरह की जो योजनाएं होती हैं, स्टेट सेंट्रल स्कीम्स होते हैं, स्टेट स्कीम्स होते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। सेंट्रल स्कीम्स होती हैं जो केंद्र सरकार चलाती है, पैसे देती है, राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करती है। राज्य की अपनी योजनाएं होती हैं जो स्टेट स्कीम्स होता है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है जिसमें दोनों का हिस्सा लगता है। लेकिन स्कीम बनाने से लेके उसके इम्प्लीमेंटिंग प्रोसीजर से लेके किसी चीज़ के बारे में किसी राज्य से कोई सलाह नहीं की जाती। केवल वो फिक्स कर देंगे कि ये स्कीम हुआ, इसमें 50 रुपया हम देंगे, 50 आप भी लगाइए तभी वो 50 भी मिल सकता है। अब होता क्या है बिहार जैसे गरीब राज्य को, कि इसको जो अपने हिस्से का जो संसाधन होता है, हम अपने सोर्सेज से जो जनरेट करते हैं, जो हमने आपको बताया कि चाहे टैक्स रेवेन्यू हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, उसके माध्यम से जो हम सरकार अर्जित करती है अपने संसाधनों से, अब उस पैसे को भी आप केंद्र सरकार के फॉर्मेट में डाल दीजिए, उसमें डाल दीजिए, और वो स्कीम उस पैसे से लागू होगा तो केंद्र सरकार वाहवाही लेगी, जो भाई ये हमारा स्कीम है, हम राज्यों को मदद कर सकते हैं। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि इसी में वो 1 लाख करोड़ की बात किए थे, जो मुझे तो उस दिन भी बड़ा आश्चर्य हुआ था कि यहाँ के पूर्व वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार बिहार सरकार को देगा, मदद करेगा। वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए था, और उसमें उतना पैसा राज्य सरकार को भी लगाना है। उनको देना है तो सेंट्रल स्कीम दें। कम से कम राज्य के जो अपने संसाधन से उपार्जित राशि है उसको तो अपनी प्राथमिकता से खर्च करने दें। तो वो इस तरीके से बंधन बनाते हैं, घेरते हैं। और उसमें भी आप जान लीजिए कि शुरू से जब कभी भी इसकी समीक्षा हुई है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, पहले तो हुई ही थी, अभी की केंद्र सरकार बनी है, जब से नीति आयोग बना है तब से भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की समीक्षा की गई है। नीति आयोग ने ही एक ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स बनाया था, और बीजेपी के ही चीफ मिनिस्टर इसके कन्वीनर भी थे, और उसने नीति आयोग को रिपोर्ट दी है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की संख्या मिनिमम होनी चाहिए, और एक मोटे तौर पर माना जाता है कि उन्होंने मैंने इसको 2-3 दर्जन से ज़्यादा स्कीम होने की बात नहीं अनुशंसा की। और ताज्जुब की बात है कि नीति आयोग ने इस अनुशंसा को मान भी लिया है, और भारत सरकार ने भी मान लिया है, और तब आज की तिथि में कम से कम 100 से ऊपर हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ये समझ लीजिए क्या है, ये अपना स्कीम चला के राज्यों का पैसा भी अपने स्कीम में डलवा के, अपने फॉर्मेट में डलवा के राज्यों को वित्तीय दबाव में रखने की स्थिति पैदा की जाती है। इसलिए हम लोगों ने तो अभी जो बजट पूर्व, ये जो 23-24 के बजट पूर्व जो वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो बैठक बुलाई थी, हमने उसमें भी कहा था कि भाई आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्यों चलाते हैं, आप सेंट्रल स्कीम चलाइए, सीधे मदद करिएगा राज्यों की मदद करना चाहते हैं। और अगर नहीं मदद करते हैं तो इस तरीके से राज्यों को अपने इस फाइनेंशियल ट्रैप में डाल के, ये तो मैंने फाइनेंशियल एक तरह से ये कनंड्रम बनाया जाता है
तो ये स्थिति नहीं आवे, ये हमने अनुरोध किया था। अब उसी तरीके से देख लीजिए, हमने उनको ये भी कहा था, हमने कहा कि भाई हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड या क्रेडिबिलिटी ये किसी से कमज़ोर नहीं है। हमने जो ऋण लेके जो हमारा डेट लिमिट होता है उसके हिसाब से ऋण लेके हमने विकास के काम किए हैं। और आपका भी ऋण का लिमिट है जो 6% वो रखते हैं, उनको तो अपना ऋण का लिमिट जब मन होता है बढ़ा लेते हैं, खुद को बढ़ाना है। लेकिन हमारे साथ जो है पहले तो 3.5% था जीएसडीपी का, इस बार से 3% हो गया है। इसमें भी हमने कहा था कि भाई 1% कम से कम और बढ़ा दीजिए, 4% जीएसडीपी का रहने दीजिए। वो तो समझिए कि मुख्यमंत्री या नीतीश सरकार की उपलब्धि है जिसके कारण हमारा जीएसडीपी भी अच्छे खासे बढ़ोतरी